हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और उसमें मोल्स के बारे में पढ़ा था, उसके डिफिनीशंस पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किया था। आइए आज हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु। ठीक है, तो एटम क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, एटम के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, उन सब के चीज़ बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा था। एटम्स में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मास क्या होते हैं, सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन के मास, न्यूट्रॉन के मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम होता क्या है? एटम जो होता है ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं उसके फ्री एग्जिस्टेंस पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री एग्जिस्टेंस जैसे कि सोडियम हो गया, वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कार्बन, बोरॉन, ये सब किस में पाया जाता है? फ्री एग्जिस्टेंस इन सब का होता है। लेकिन कुछ एटम होते हैं जिनके फ्री एग्जिस्टेंस नहीं पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस P4 के स्टेट में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले क्या है? एटम है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है which may or may not have free existence, which may or may not have free existence। ठीक है, यानी एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है या नहीं भी होता है। ठीक है, तो फ्री एग्जिस्टेंस किसका किसका पाया जाता है? जैसे फ्री एग्जिस्टेंस हो गया, फ्री एग्जिस्टेंस वाले जो एटम होते हैं, किसके किसके एटम होते हैं? सोडियम, ठीक है, सोडियम, आयरन, कार्बन, बोरॉन एटसेट्रा, ये सब फ्री स्टेट, इनके एटम किस में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, फ्री एग्जिस्टेंस किसके नहीं पाए जाते हैं? जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन O2 के स्टेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है, N2 के स्टेट में पाया जाता है। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, ये P4 के स्टेट में पाया जाता है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब आगे एटम। एटम जो होता है, एटम में दो ठो पार्ट पाया जाता है। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, एक क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर पार्ट कंटेंस न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, कंटेंस न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियॉन्स, इसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स consist of proton and neutron।
न्यूक्लियस में क्या क्या, न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी एलिमेंट को अगर हम डिनोट करें ZXA से, तो A जो होता है वो क्या होता है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। और ये Z जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन होता है, ठीक। तो Z जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अगर एक एटम के मास की बात करें तो एक एटम का मास, तो एक एटम के मास में क्या क्या आएगा, एक एटम में जो जो चीज़ पाया जाएगा सबके मास को कैलकुलेट करने होंगे। तो एटम में क्या क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सारे सबके मास को अगर कैलकुलेट कर दें तो एक एटम का मास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए जहाँ तक, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर एक एटम की मास की बात करा जाए तो एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ, अगर वन एटम की बात करें, मास ऑफ वन एटम, तो एक एटम में जो जो चीज़ पाया जाएगा सबके मास को कैलकुलेट करने होंगे। तो मास ऑफ वन एटम की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होंगे। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जितने भी न्यूट्रॉन पाए जाएंगे उसमें एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। और एक प्रोटॉन का मास अगर निकालना हो, टोटल प्रोटॉन का मास निकालना हो, जितने भी प्रोटॉन होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक प्रोटॉन के मास से, तो टोटल प्रोटॉन का मास आ जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन का मास अगर निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ वन प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब प्लस मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ, इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्लस क्या होगा, प्लस मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन की मास को, अगर एक प्रोटॉन का मास mp लिखें तो इनटू कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, अगर एलिमेंट का इस प्रकार से सिंबल हो, ठीक है, तो Z क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो इनटू Z करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A है और नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो A में से अगर Z को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर A हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गया। तो Z अगर A में से माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है।
अब प्लस क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Z। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी एक एटम में। अब देखिए ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इतना ही लगभग किसका मास होता है, एक न्यूट्रॉन का मास होता है। तो चूंकि ये 10⁻31 है और ये कितना है 10⁻27 है, तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम अमाउंट होता है इसका। ठीक है, तो इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन के मास से लगभग क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, या फिर इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कंपेयर नहीं, इसको लिखा नहीं जाता है, इसके वेट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान करके इसको छोड़ देंगे। अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो लगभग बराबर होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी मास ऑफ प्रोटॉन लिखें तो मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा Z, तो यहाँ क्या बचेगा A माइनस Z बचेगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू A बचेगा। ठीक है, Z और Z माइनस हो जाएगा, A बचेगा। ठीक है, तो यानी मास ऑफ 1 एटम क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ठीक है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला हमारा हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम का। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखेंगे कि मास ऑफ जो एटम होगा, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है यानी मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, मास नंबर है। तो मास नंबर जो होगा हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो किसी कभी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा नहीं, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर जो होगा ये क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगा। लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, अगर एटॉमिक मास 1 एटम का मास होगा तो 1 एटम का मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन के मास से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक एटम का मास होगा। ये चूंकि इंटीग्रल वैल्यू होगा, लेकिन ये क्या वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो 1 एटम का मास फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन मास नंबर क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये भी, इसको भी नोट कर लीजिए, मास नंबर इज ऑलवेज इंटीजर बट एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास में बी फ्रैक्शनल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मास ऑफ एटम में हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, 3 मास पढ़ने हैं, मास ऑफ एटम
मास ऑफ एटम में हमें क्या पढ़ने हैं, 3 मास के बारे में पढ़ने हैं। एक मास होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, इसको RAM बोलेंगे, राम। और दूसरा होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसे क्या बोलेंगे, AM बोलेंगे, आम। और तीसरा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, जिसे क्या बोलेंगे, गाम बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास नाम से ही स्पष्ट है, क्या ये रिलेटिव है, किसी के क्या होगा, रिलेटिव होगा, यानी सापेक्ष होगा। रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक, एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास या राम, ठीक। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो एक रिस्पेक्ट में कार्बन किसी एक एटम का मास होता है, और वो होता है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास बताएगा कि एक एटम का मास, एक एटम का मास कार्बन 12 एटम के, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 मास के मास से कितना गुना भारी होता है, ठीक है, ये बताता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटॉप के सापेक्ष बताया गया है, ठीक है। पहले इसके बारे में, पहले रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताया जाता था, लेकिन अब IUPAC ने भी फिक्स कर दिया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके रिस्पेक्ट में बताया जाएगा, वो कार्बन 12 आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। सॉरी, लाइट कट जाने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हमने एक सुधार कर लीजिएगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था अगर किसी एलिमेंट का सिंबल हो ZXA, तो Z जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने लिख दिया था, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, राम, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये किसी एटम का मास, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से कितना भारी है ये बताता है, ठीक है। तो RAM राम क्या बताता है कि किसी एटम का जो एलिमेंट है कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम के मास के 1/12 से कितना गुना भारी है ये बताता है, ठीक है। तो कार्बन 12 लिया जाता है, कार्बन 12 के रिलेटिव में इस एटॉमिक मास को बताया जाता है। तो इससे पहले पुराने पहले जो है क्या बताया जाता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताया जाता था, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब फिक्स कर दिया गया है IUPAC के द्वारा कि कार्बन 12 के 1/12, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा, कितना भारी है कोई किसी भी एलिमेंट का मास, वो क्या बताता है, रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका जो डिफिनीशन होगा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ, it is defined as number, it is defined as number which indicates how many times
how many times mass of how many, it is defined as number which indicates how many times mass of one atom of element is heavier in comparison to 1/12th mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटॉप। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव है, कार्बन 12 के रिलेटिव में है। तो जब ये चूंकि ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव टर्म है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी ये कोई रेशियो होता है। इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ one atom of element to the 1/12th mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटॉप। यानी ये क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास, और रेशियो किसका, एक कार्बन 12 आइसोटॉप के 1/12th पार्ट के मास का। ठीक है, तो चूंकि ये एक रेशियो है, तो रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज नो यूनिट, it has no unit that is unitless। मतलब ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे क्या लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12th of mass of 1/12th of mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, ये हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, एक एटम का जो मास होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक न्यूक्लियॉन्स के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसे अगर 5 पेन की कीमत, एक बॉक्स में बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, सारे पेन की कीमत बताना हो और एक पेन की कीमत आपको बता दिया गया हो, एक पेन की कीमत 5 रुपया है, तो टोटल पेन की कीमत पूछा जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ पेन से। ठीक है, यानी 10 पेन अगर हो और एक पेन का मूल्य आपको बता दिया जाएगा, क्या कि एक पेन का कीमत कितना है 5 रुपया, और 10 पेन की कीमत बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 5 से 10 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ एक एटम का एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, या फिर मास ऑफ, ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ
1 atom, 1 mass of 1 nucleon divide by 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ भी मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि कार्बन 12 आप ले रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, यहाँ पर 12 होंगे, और इंटू एक न्यूक्लियॉन्स का मास इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा और मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं इसको, आप लोग आई होप लिख लिए होंगे, मिटाते हैं फिर आगे लिखते हैं। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि इसका कोई यूनिट होता नहीं है, जिसमें कोई भी यूनिट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। तो जैसे अगर पूछा जाएगा आपको कि एक एलिमेंट दे दिया कि XZA, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आप क्या बताएंगे कि A हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे देते हैं कि कैलकुलेट RAM रिलेटिव एटॉमिक मास इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको दिया गया पहला नंबर ऑक्सीजन 816। ठीक है, दूसरा दिया गया एल्यूमिनियम 1327, तीसरा Fe 2656। ठीक है, इसका क्या बताना है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें बताने हैं। तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या क्या हो जाएगा, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये मास नंबर होगा 16, इसका कितना होगा 27, इसका 56 होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया होगा आपको रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, समझ गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट में जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे वही क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होगा, अगर एटॉमिक मास की डिफिनीशन के बारे में चलेंगे तो एटॉमिक मास शॉर्ट में से क्या लिखेंगे, AM। ठीक है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होगा ये होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट का मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ये होता है मास ऑफ, इट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। ये किस में एक्सप्रेस किया जाता है, AMU में। ठीक है,
एएमयू में इसको एक्सप्रेस करते हैं या फिर इसको ग्राम में और ग्राम, ठीक है। तो इसको कैसे किस में एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में, एएमयू में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, ठीक है। एएमयू जो होता है ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज मास ऑफ इट इज 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 atom, it is 1/12 of 1 atom, mass of 1/12 of 1 atom of कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है। तो ये क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, यानी कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम के मास का 1/12 क्या होता है, 1 AMU होता है। यानी 1 AMU बराबर क्या लिखेंगे, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटॉप। तो 1/12 और एक एटम कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम का मास क्या होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ये होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। अगर इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻1 इसको दे दिया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। यही किलोग्राम में -27 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मोल की जब डिफिनीशन बता रहे थे पिछले क्लास में तो हमने क्या बताया था, 1.9924, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने बताया था एवोगाड्रो नंबर ये कितना क्या होता है, 12 डिवाइड बाय 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 होता है, ठीक है। तो ये होता है Na के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 को यहाँ लाएंगे तो Na क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 12/Na लिख सकते हैं, ठीक है। ये ग्राम में हो जाएगा, ये ग्राम में, यानी ये कि क्या हो जाएगा, 1/Na ग्राम हो गया, ठीक है, 1/Na ग्राम। यानी 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और या क्या होगा 1/Na ग्राम, ठीक है, 1/Na ग्राम। और इसी को यूनिफाइड मास कहा जाता है, इसको U से भी डिनोट किया जाता है। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय U या यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऊपर। एटॉमिक मास क्या होगा,
एटॉमिक मास जो होगा, यानी एक एटम का मास, एक एटम का जो मास होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। तो ये एटॉमिक मास भी जो होता है ये भी होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ग्राम एटॉमिक मास ये भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास में को ग्राम में लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये जो एटॉमिक मास लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको हम किस में लिखेंगे, AMU में लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा AMU में, ठीक है। या फिर इसको ग्राम में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू क्या कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, या 1/Na ग्राम, 1/Na यहाँ पर कर सकते हैं तो ग्राम में आ जाएगा। तो ये हुआ क्या आपका एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास का। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या बचता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास पर हम लोग चलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GAM, गाम, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल एटम, किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है 1 एटम का मास, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 1 मोल एटम का मास। इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। या इसका बेसिक फार्मूला होता है, क्या होता है, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड in gram, then it is known as ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास को जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ग्राम एटॉमिक मास पर हम लोग चलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर पूछा जाए, ग्राम एटॉमिक मास तो क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम एटम जो होता है ये क्या होता है, यह भी ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल को 1 ग्राम एटम भी बोला जाता है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। 1 मोल एटम को ही क्या बोला जाता है, ग्राम एटम बोला जाता है। या ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ Na एटम्स, मास ऑफ Na एटम्स, 1 मोल में कितने Na एटम्स होंगे। या ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ
मास ऑफ, नंबर लिख दीजिए Na किसके बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के। ठीक है, ये हो जाएगा क्या मास ऑफ, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। यानी ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम यानी मास ऑफ 1 मोल एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा ये होगा मास ऑफ 1 मोल एटम। तो 1 मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे, यानी ये हो जाएगा अगर एक एटम का मास ऑफ 1 एटम, एक एटम के मास में मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, नंबर ऑफ 1 मोल एटम से। एक मोल में जितने एटम होंगे और टोटल नंबर में जितने एटम होंगे उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, एक मोल का मास हो जाएगा। यानी ग्राम एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ 1 एटम इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम यानी एटॉमिक मास हमको ग्राम में लेने हैं इसे। तो मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम यानी एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। इसको जो कि ग्राम में लेने हैं तो ग्राम में क्या करेंगे, ग्राम बदलने के लिए 1/Na से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ठीक है, इनटू मास ऑफ यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। ठीक है, यानी एक मोल में जितने एटम होंगे उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होंगे एक मोल में, Na एटम्स होंगे। तो Na से Na कट जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी ग्राम एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बराबर भी क्या आ गया। और ये ग्राम में चूंकि ये इसको बदले हैं, ये ग्राम में होगा। ठीक है, ये ग्राम में होगा तो इसको भी किस में लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ये ग्राम में बदल देंगे, लिख देंगे। ठीक है, यानी ग्राम एटॉमिक मास बराबर हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको हम किस में लिखेंगे, ग्राम में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास भी समझ में आ गया, एटॉमिक मास भी समझ में आ गया। अब अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और ग्राम एटम को हम मोल भी लिखते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। और नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने के लिए आता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ
एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछ दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। टोटल नंबर ऑफ अगर एटम पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अगर एटम पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कहिए या फिर ग्राम एटम कहिए, बराबर एक ही चीज़ है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो एक मोल में जितने एटम होंगे उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना इनटू Na। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कैलकुलेट, क्वेश्चन हो कैलकुलेट राम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास in the following, ठीक है। पहला दिया हुआ हो क्या, अगर हो थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। पहला ऑक्सीजन O816, दूसरा एल्यूमिनियम 1327, तीसरा Fe 2656, चौथा कार्बन 612, पाँचवा अगर दिया हुआ हो क्लोरीन 1735, ठीक है। तो इसके निकालने हैं। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कॉलम बना करके बना देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सिर्फ लिखने हैं तीनों में। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये भी होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसमें कोई भी यूनिट नहीं देने हैं। एटॉमिक मास ये भी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा, इसमें क्या देना है, AMU में इसको लिखना है, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास, इसको इसमें क्या करना है, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे लेकिन इसको किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिर्फ 16 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें कितने 16, और इसमें क्या होगा, इसमें भी 16 लीजिए, सब में पहले 16 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसमें इसको AMU में लिखना है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को किस में लिखना है, AMU में लिखना है। ग्राम एटॉमिक मास इसको किस में लिखने हैं, ग्राम में लिखने हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबको 27 सबको लिख दीजिए। अब इसमें कोई यूनिट नहीं देने हैं, इसमें इसको AMU लिखिए, इसको क्या करना है, ग्राम, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या होगा, ये 56, हर जगह 56 लिख दीजिए, तीनों में 56, ठीक है। इसमें कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस, ये AMU, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम। फिर उसी प्रकार से ये होगा 12 AMU और 12 ग्राम। ये क्या होगा, 35 AMU, ठीक है, और ये हो जाएगा 35 ग्राम, ठीक। इसका दो आइसोटॉप होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, लेकिन इसका एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें क्या होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी एटॉमिक मास की बात करी जाएगी, एटॉमिक मास जो इसका होता है, एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है वो होता है 35.5 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यानी हमने क्या समझा, एक तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है
तीनों के तीनों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसका कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक मास को एमयू में लिखेंगे और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे। यानी एक जगह अगर तीनों को लिखा जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको एएमयू में लिखेंगे, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स A and B, sorry, P and Q, gram atomic mass of two elements P and Q are 20 and 40 respectively, respectively. 20 and 40 respectively. If a gram of P contains B atoms, if a gram of P contains B atoms, how many atoms are present in 2 gram of Q? How many atoms are present in 2 gram of Q? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग इसको सोल्व करिए पहले, फिर मैं करता हूँ। चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स P एंड Q, दो एलिमेंट P और Q है, इसका ग्राम एटॉमिक मास 20 और 40 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि इफ ए ग्राम ऑफ P कंटेंस B एटम्स, इसके एटम्स भी दिए हुए हैं, एक ग्राम में कितने एटम्स हैं, B एटम्स हैं, ठीक है। तो फिर हमको पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ Q। अगर A एटम्स में P के A एटम्स में A ग्राम में P के A ग्राम में B एटम्स हैं, तो Q के 2 ग्राम में कितने एटम, हमको एटम निकालने हैं। एटम निकालने के लिए सबसे पहले हमको ग्राम एटम्स निकालना होगा, यानी कि मोल निकालना होगा। बिना मोल निकाले हम एटम्स नहीं निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालिए, मोल निकालिए, यानी ग्राम एटम्स निकालिए। तो कैसे निकाले, बोले कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ P क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना दिया हुआ, 1 ग्राम, डिवाइड बाय किससे करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास P का कितना है, 20 है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P के एटम्स निकालेंगे। इसके मोल निकल गए तो एटम्स क्या करेंगे, एटम्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए A/20 इंटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। इतने एटम्स हैं और इतने एटम्स किसके बराबर है, B एटम्स के। यही किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी B के बराबर क्या हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, B इक्वल टू A/20 इंटू Na हो गया, ठीक है। हमको पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ Q। अब Q का ग्राम एटम निकालिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ
Q क्या हो जाएगा, गिवन मास क्या दिया हुआ है 2A है, ठीक है, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना है, Q का 40 है, 40 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा A/20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q क्या हो जाएगा, जब ग्राम एटम्स निकल गए तो अब क्या कर सकते हैं, यानी मोल निकल गए तो इसके एटम्स भी निकाल सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एवोगाड्रो नंबर से, यानी A/20 इंटू क्या होगा Na, ठीक है। और A/20 Na किसके बराबर है, B के बराबर है, यानी ये भी क्या हो जाएगा B, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट contains 20 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट contains 3 into 10 to the power 22 3 into 10 to the power 22 एटम्स, ठीक है। यानी किसी एलिमेंट के 20 ग्राम में कितने एटम्स मौजूद हैं, 3 into 10 to the power 22 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम एटॉमिक मास, इसके क्या निकालने हैं, ग्राम एटॉमिक मास निकालने हैं। और निकालिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 200 ग्राम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो पहले अब ग्राम एटॉमिक मास निकालने हैं। ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, ठीक है। क्या होता है, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है, इसका मास दिया, एलिमेंट का मास दिया हुआ है। तो एलिमेंट का मास दिया हुआ है तो इसके मॉलिक्यूल्स पर हमको जाने हैं, सॉरी एटम्स पर जाने हैं। तो एटम्स पर जाने के लिए क्या करना होगा, इसके मोल्स निकालने होंगे, यानी ग्राम एटम्स निकालने होंगे, ठीक है। तो ग्राम एटम्स निकालने होंगे, ग्राम एटम्स कैसे होगा, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है 20 डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है, इसको A मान लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, डायरेक्ट अब एटम्स भी निकाल लीजिए, क्योंकि हमको एटम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम एटम्स निकल गए, एटम्स कैसे निकलेगा, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, इसको 6 मान लीजिए, 6 into 10 to the power 23, ठीक है। कैलकुलेशन में आसान होगा, सिर्फ 6 लिख दिए। ये कितना दिया हुआ है, 3 into 10 to the power 22 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालिए, ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, 3 से ये 2 बार में, ठीक है। और ये सिर्फ 10 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10 बचेगा। और कितना हो जाएगा, 20 into 20 कितना हो जाएगा 400, एक एटॉमिक मास, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास जब 400 आ गया तो 400 ग्राम हो जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा हमारा 400 AMU। अगर एक चीज़ आ गया तो उसी से हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास निकल गया,
ठीक है। तो इसका RAM अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 400 हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो यही होता है, ठीक है। 400 ग्राम है, ग्राम एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कितना है, 400 इसका है। तो 400 है इसका, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम में कितने होंगे, तो 400 ग्राम में 400 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो 200 ग्राम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 200 ग्राम में 200 न्यूक्लियॉन्स होंगे, ठीक है। तो 200 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।